स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में वीडियो 3 या पार्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी यानी 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रांस की शासन व्यवस्था के लिए नए संविधान के अनुसार एक डायरेक्टरी का निर्माण किया गया, जो फ्रांस का शासन संचालित करेगी। तो 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो शासन संचालित करने वाली डायरेक्टरी थी उसमें प्रवेश किया, उसमें नियुक्त हुआ। फिर अपने कार्यों से इतना प्रभावित किया लोगों को, जनता को अपने पक्ष में किया, बहुत से सुधार किए, जनता को इसके ऊपर विश्वास हो गया। उस स्थिति का लाभ उठाकर 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। एक बार यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि 1804 ईस्वी में जब इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, तो जो पुरानी व्यवस्था थी, क्रांति के बाद जो फ्रांस एक गणतंत्र बना था, अब फिर से राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। यानी फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, उसके पश्चात फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना। फिर 1795 के संविधान के अनुसार फ्रांस एक गणतंत्र बना, राजतंत्र समाप्त हो गया पूर्णतः। उसके बाद 1804 ईस्वी में पुनः फ्रांस एक राजतंत्री शासन व्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ। 1804 से 1815 ईस्वी के बीच नेपोलियन ने बहुत से युद्ध किए, बहुत से सुधार किए, बहुत से कार्य किए, लेकिन 1815 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के इसको पराजित कर दिया। कहाँ पर पराजित किया? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, इसको कैद करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। अब 1815 ईस्वी के बाद क्या होता है उसके बाद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेपोलियन के सुधार के बारे में कुछ बात कर लें कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नागरिक संहिता तैयार कराई, जिसको नेपोलियन संहिता कहा जाता है। इसके अनुसार जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त थे। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे सुधार किए। जो प्राचीन काल से पहले से चली आ रही व्यवस्था जन्म आधारित विशेषाधिकार था, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को, उसको समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष सब बराबर। नेपोलियन संहिता में यह लिखा गया कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, कोई भी ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं रहेगा। संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, जो संपत्ति है, जिसके पास जो संपत्ति है, उसका अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया कि यह आपकी संपत्ति है, आपकी बनी रहेगी। सामंती व्यवस्था समाप्त, जो सामंतवाद था उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क लेते थे सामंत, उससे किसानों को मुक्त कर दिया। किसान ऐसा कोई अब टैक्स नहीं देंगे। ये नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार थे। नेपोलियन का शासन, नेपोलियन ने अपने शासन के दौरान क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया, सेंसरशिप लागू कर दी। यानी कोई भी चीज़ उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। यानी सारी चीज़ों पर सेंसरशिप लगा दी, चाहे वह पत्र या समाचार पत्रिकाएं हों या जो कुछ भी हो, सेंसरशिप लगा दिया। एक सेंसर बोर्ड बना दिया कि वह जांच करके यह निर्धारित करे कि क्या सही है और क्या गलत। लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती की, यानी यह यूरोपीय शक्तियों से हमेशा उलझता रहा, जिससे
इसको एक बड़ी सेना की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए इसने लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। अब देखिए, पीछे हमने देखा कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार और नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति का अंत हो रहा है। तो 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया, यानी यूरोपीय जो राजा महाराजा थे, जो फ्रांसीसी क्रांति से सशंकित थे कि उनकी राजसत्ता खतरे में थी, तो 1815 ईस्वी के बाद फिर से एक नई व्यवस्था बनाई। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, जो शासक था, ड्यूक मेटरनिख, ब्रिटेन, प्रसा, रूस 1815 ईस्वी में एक संधि तैयार की, वियना संधि के नाम से जिसको जानते हैं। उसके अनुसार यूरोप की व्यवस्था को संचालित करना था। तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रसा और रूस ने मिल करके एक वियना संधि तैयार की। तो वियना संधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वियना संधि, इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वियना संधि 1815 ईस्वी में नेपोलियन के बदलाव समाप्त। नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए अपने शासनकाल में, जो भी चेंजेस किए, वो सब समाप्त कर दिए गए। फ्रांस में पुनः पूर्वो राजवंश की सत्ता, यानी क्रांति से पहले जिस वंश का शासन था फ्रांस में, फिर उस वंश के किसी व्यक्ति को राजा बनाया गया। नेपोलियन, अधिकृत क्षेत्रों को फ्रांस से छीन लिया गया। नेपोलियन जो दूसरे राष्ट्रों, क्षेत्रों को अधिकृत किया था या अधिकार कर लिया था दूसरे क्षेत्रों पर, वह क्षेत्र फ्रांस से छीन करके उनको वापस कर दिया गया, जिसका उस पर अधिकार था पहले। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य स्थापित किए गए ताकि विस्तार न कर सके। फ्रांस की जो सीमाएं थी उसको निश्चित कर दिया गया और उस पर भिन्न भिन्न राज्यों की पहरेदारी लगा दी गई। भाई इसको देखते रहो, इससे आगे फ्रांस न बढ़ने पाए, जितना में है फ्रांस उतना में पड़ा रहा। तो यह वियना संधि थी, यानी वियना संधि ने फ्रांस को संकुचित कर दिया, उसके अधिकारों को छीन लिया। अब आइए देखते हैं यह जुसेप्पे मैस्नी, जो इटली के एकीकरण के महान क्रांतिकारी हैं और इनके योगदान से जो इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो जुसेप्पे मैस्नी इटली के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म जिनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। यह कार्बोनरी के गुप्त संगठन के सदस्य थे, यानी गुप्त संगठन, क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन जो राजा की नज़र में नहीं था, राजा से छुप करके बनाया गया था। तो कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के एक सदस्य थे। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति के कारण बहिष्कृत हुए। 24 वर्ष के बस थे कौन? जुसेप्पे मैस्नी। तब इन्होंने क्रांति में भाग लिया, लिगुरिया में क्रांति हुई और उसमें भाग लिया, जिससे वहाँ के शासक ने इनको इटली से निकाल दिया। तब मैस्नी ने मार्सेई में यंग इटली, तो यह दो संस्थाएं इसको याद कर लेना आप लोग, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। यानी मार्सेई में यंग इटली की स्थापना किसने की? मैस्नी ने। बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मैस्नी ने। तो मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना मैस्नी ने की। यह भी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो इटली के एकीकरण के लिए लड़ रहा था। मैस्नी के विषय में लिखा गया कि मैस्नी ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। इस मैस्नी क्या कहता है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, यानी राष्ट्र के बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। आइए आगे देखते हैं। यह इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप 1861 ईस्वी में इटली एक स्वतंत्र देश बना।
पीछे बताए हैं कि इटली के एकीकरण के लिए यह जो क्रांतिकारी संगठन और मेसनी ने बहुत ही प्रयास किया, जिससे 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ, यानी इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह राजतंत्र का विरोध किया। मेसनी राजतंत्र का विरोधी था, सदा राजतंत्र का विरोध करता था और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का स्वप्न पूरा करके रूढ़िवादियों को हरा दिया। इसने प्रजातांत्रिक गणतंत्र का स्वप्न देखता था कि प्रजातंत्र की स्थापना हो, तो उस स्वप्न को पूरा कर दिया और रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने इसके विषय में लिखा है, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेटरनिक कहता था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? मेसनी है। मेटरनिक कह रहा है किसको? मेसनी को। मेटरनिक कह रहा है मेसनी को कि मेसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यह वाक्य मेटरनिक का है, किसके लिए? मेसनी के लिए। मेटरनिक कह रहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन मेसनी। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।